उतने में मैं उठ पाती, वो मेरे पीछे ऊपर मेरे गर्दन के ऊपर आके बैठ गया और उसने ऐसे नाइफ लिया और पूरी ये ऐसे काट दिया मेरी गर्दन को। तो मैंने बोला आंटी प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, वो मुझे मार डालेगा। तो आंटी ने मुझे अंदर ही नहीं लिया और डोर मेरे मुँह पर ही बंद कर दिया और मग में से बस धुआँ निकल रहा था। मैं समझ ही नहीं पाई कि पानी है, क्या है? और वैसे ही उसने मेरे फेस पर एकदम फेंका और मैंने अपने दोनों हाथ एकदम ऐसे कर लिए। तो नमस्ते, मेरा नाम गुलनाज़ है और मैं जसपुर उत्तराखंड से हूँ। तो जब मैं 17 प्लस थी, 12th क्लास में थी, तब मुझ पे ये एसिड अटैक हुआ था और रीज़न था कि एक लड़के ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया था और मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था मैं बहुत छोटी हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मेरा पीछा मत किया करो। उसने मुझे कई बार फ़ॉलो किया, बहुत बार पीछा किया, मैंने उसे यही हर बार बोला। फिर एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से में बोल दिया कि अगर आपके बाद मेरा पीछा किया तो मैं कंप्लेन कर दूँगी। क्योंकि आस-पड़ोस के लोग देखते हैं तो सब पता नहीं क्या सोचेंगे, मेरे घरवाले मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। तो ये बात सुन के उसने मेरा मुझे फ़ॉलो करना बंद कर दिया और 2 महीने वो करीबन मुझे दिखा ही नहीं, तो मुझे लगा कि चला गया, अब नहीं आएगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, तो ये नवंबर के टाइम में मैं हमारा स्कूल मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, तो हमारा स्कूल 4 बजे खत्म होता था। तो करीबन 3 बजे उस वक़्त छुट्टी हो गई, 3 बजे मैं उस दिन आ रही थी तभी मैंने देखा पीछे से कोई मुझे फ़ॉलो कर रहा है, तो मेरा घर मुझे दिख रहा था, बस थोड़ा ही पास रह गया था। तो अचानक से पता नहीं ऐसा लगा मुझे कोई फ़ॉलो कर रहा है, मैंने जैसे पीछे घूमकर देखा, तो पीछे वो खड़ा था और जब तक मैं कुछ समझ पाती, तभी उसके पहले उसके हाथ में एक मग दिखा मुझे और मग में से बस धुआँ निकल रहा था। मैं समझ ही नहीं पाई कि पानी है, क्या है? और वैसे ही उसने मेरे फेस पर एकदम फेंका और मैंने अपने दोनों हाथ एकदम ऐसे कर लिए, तो वो मेरे पूरा ये साइड ऐसे आया, जिसमें मेरा ये राइट ईयर भी लॉस्ट हो गया है पूरा। और फिर उसने दोबारा वो एक कैन थी, कैन से उसने फिर से मग भरा और फिर से मेरे ऊपर फेंकने का कोशिश किया और मैं भागते-भागते मैं गिर गई रोड पर। तो तभी मैंने एक सामने एक घर था, मैंने एक आंटी और एक लड़की दिख रही थी, मैंने बोला प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, ये मुझ पे कुछ तो फेंक रहा है, पता नहीं एसिड लग रहा है। मेरे मुँह से ही एसिड निकला कि पता नहीं ये एसिड लग रहा है क्योंकि मेरी स्किन मेल्ट होने लगी थी और मुझे दिख रहा था कि मेरी पूरी स्किन टपक-टपक कर गिर रही है और मैं बहुत चीख रही थी, तकलीफ़ हो रही थी मुझे। तो मैंने बोला आंटी प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, वो मुझे मार डालेगा। तो आंटी ने मुझे अंदर ही नहीं लिया और डोर मेरे मुँह पर ही बंद कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मेरे कपड़े पूरे जल-जल कर मेरे स्कूल की ड्रेस पूरी गिर रही थी। उतने में मैं उठ पाती, वो मेरे पीछे ऊपर मेरे गर्दन के ऊपर आके बैठ गया और उसने ऐसे नाइफ लिया और पूरी ये ऐसे काट दिया मेरी गर्दन को। और पूरा और एसिड जो बचा हुआ उसके मग में था ना, वो उसने पूरा मेरे ऊपर पलट दिया चारों तरफ, जिससे मेरा ये 65% ऊपर अपर बॉडी बर्न हो गया, जिसपे मेरा चेस्ट, हैंड पूरा नेक नेक तो मेरा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। 10 सर्जरी के बाद ये इतना ठीक हो पाया है कि मैं इसको उठा पाती हूँ। वरना मैंने 3 साल तक छत ही नहीं देखी कि ऊपर कैसे करते हैं, ये इतना जॉइन हो गया था पूरा। तो इतना पेनफुल रहा था कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से 10-12 लोग वहाँ खड़े हुए हैं और मैं सबसे हाथ जोड़-जोड़ कर मदद माँग रही हूँ। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ कोई कपड़ा डाल दो, मेरे कपड़े फट रहे हैं। सब मुझे घेरा बना के देख रहे हैं, मुझे मरता हुआ और मैं सबसे मदद माँग रही हूँ, कोई मदद करने नहीं आ रहा। उसके बाद भी इतना होने के बाद भी मैं उठी, फिर भागी, फिर गिरी क्योंकि मेरी आँखों में आ चुका था और मुझे कुछ रोड ही नहीं दिख रहा था, मैं कहाँ जाऊँ? तभी सामने से बाइक पे एक अंकल आ रहे थे और मैंने उनसे हेल्प बोली। मैंने कहा अंकल मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे भाग रहा है, उसने मुझ पे तेज़ाब डाल दिया है और मेरा गर्दन पे भी उसने चाकू मारा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो बस। मेरा घर सामने है, मैंने उनको कहा। तो उन्होंने मुझे उठाया, जब उन्होंने मुझे उठाया तो उनके भी हाथ जल गए क्योंकि मेरे पूरी बॉडी पे एसिड था और उन्होंने मुझे एकदम छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा सर वो मुझे मार रहा है, प्लीज़ बचा लो। तो उन्होंने उस लड़के को रोका और रोक के बोला कि छोड़, छोड़ क्यों मार रहा है? उनको लगा पता नहीं कि क्या झगड़ा हुआ, वो समझ ही नहीं पाए कि वो एसिड है या क्या है। उतने में वो उससे बात करते रहे, उतने में मैं भागकर अपनी गली तक आ गई, वहाँ से मैंने देखा मेरी पूरी गली वालों को पता चल गया है कि कुछ हुआ है और मेरी मम्मी वहाँ से भागती हुई आ रही थी। उन्होंने शॉल लिया, मेरे ऊपर डाला, मुझे अंदर ले गए और कुछ समझ नहीं आया, मम्मी ने देखा मेरा जब चेहरा तो पूरा मेल्ट हो चुका था और खून निकल रहा था, उन्हें समझ नहीं आया क्या हो रहा है, वो बेहोश होके गिर गई। मम्मी बेहोश होके गिर गई, पड़ोसी आए उन्होंने बाल्टियों से पानी डाला और हॉस्पिटल में ले गए। एक एक साइड मम्मी लेट के जा रही थी, एक साइड मैं लेट के जा रही थी। दोनों को ही इमरजेंसी में लेकर गए, क्योंकि मम्मी को होश ही नहीं आया 1 घंटे तक, उनको समझ ही नहीं आया। वो भी
देखकर मुझे डर गए एकदम कि पता नहीं क्या हुआ। तो जब मुझे यहाँ जसपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, तो आप प्लीज काशीपुर ले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो काशीपुर लेके गए मुझे। काशीपुर में एक जीवन रेखा हॉस्पिटल है, वहां मेरी सबसे पहले मेरी आंखों को बचाया गया। तो मैं रात भर एडमिट थी, उन लोगों ने कहा कि आप 35,000 रुपए जमा करो अभी के अभी, तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं कि आंखों में चला गया है एसिड। तो मम्मी ने जमा किए कैसे भी, और मुझे एडमिट कर दिया। फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डीएम सर आए काशीपुर में, वो सब फिर उन्होंने देखा, मम्मी ने उनको बोला कि सब बताया जो भी हुआ। उतने में फिर उस लड़के को उसी दिन शायद अरेस्ट कर लिया गया था। पर मेरा उसके बाद 4 महीने ट्रीटमेंट देहरादून से चला है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कॉस्टली थे, हम नहीं अफोर्ड कर जी। सकते थे। तो 2014 में उस वक्त मुझे एडमिट कराया गया जी, वहाँ पे देहरादून में हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हिमालयन इंस्टीट्यूट में। वहां पे मेरा कंटिन्यू 4 महीने ट्रीटमेंट चला। 4 महीने के बाद मेरा वहां से डिस्चार्ज हुआ। वहां पे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो लोग भी बोल रहे थे कि ये प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, आपको पेमेंट तो करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से या खुद करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मुश्किल से विधायक से बात कर करके तब जाके उन्होंने डिस्चार्ज किया। और 4 महीने बाद में मेरे घर आ पाई। और मैंने देखा कि मतलब गुलनाज पूरी ही चेंज हो गई थी। मतलब बाल पूरे काट दिए थे, कान नहीं थे। तो मेरी मम्मी ने तो पूरे घर के मिरर छुपा रखे थे, मुझे नहीं दिखा रहा था। पर मैं अपनी पानी पानी होता है बकेट में भर के, उसमें अपना चेहरा देखने का कोशिश कर रही थी कि कैसा हो गया है। फिर मुझे मैंने अपने मोबाइल में ही एक मोबाइल मुझे मिला, मैंने अपने घर में ही उस पे अपना चेहरा देखा और मैं डर गई, खुद ही डर गई। क्योंकि मेरा ये हिस्सा पूरा एकदम लग रहा था है ही नहीं इतना। अभी तो मेरा 35 सर्जरी में जाके इतना ठीक होके दिख रहा है, तब मेरी आईज दोनों ऐसे लटक के नीचे आ गए थे। मेरे घर के आसपास सभी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी कास्ट के लोग रहते हैं, सभी मिक्स आबादी थी। पर सर हेल्पिंग कोई नहीं था, हेल्प किसी ने नहीं की, इतना भी नहीं था कि कोई पानी डाल देता। जब मैं जल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इंसानियत खत्म हो गई है, क्योंकि लोग देख रहे थे। अगर वो एक लड़का था, अगर कोई भी आके उसको धक्का देता, पकड़ कुछ लेते, मारता, बिल्कुल। तो शायद मेरे पे इतना एसिड नहीं आता, शायद जो पहली बार आता था दोबारा नहीं आता, शायद वो चाकू मुझे नहीं लगता अगर वो मुझे बचा लेते। पर किसी ने हेल्प ही नहीं की, सब ऐसे देख रहे थे मुझे खड़े होके, सब वेट कर रहे थे कब मरेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वो चीज मैंने कम से कम हजारों बार रात को सोते हुए सोची, काश कोई एक आ जाता, काश किसी ने बचा लिया होता। पर कोई नहीं आया। सॉरी सर, ये ये सब होने के बाद भी मैंने अ, बहुत हिम्मत करी। मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ सहा है, लोगों की बातें भी सही हैं। और एक बिल्कुल। होता है, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मुझसे छोटी भी 2 बहन है, एक भाई है। तो शादी भी नहीं हो पाई, मैं 26 साल की हो गई हूँ। बहुत चीजें ऐसी है कि घर वालों को ताना, हर चीज सुननी पड़ी, और फिर भी उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। और जी। मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, उसके बाद सर्जरी भी चलती रही, मेरा स्टडी भी चलता रहा। मुझे स्कॉलरशिप मिली चेन्नई से, एक यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड करी, जिसमें मैंने बीएससी किया वहां जाकर। यूनिवर्सिटी का नाम है सत्यभामा यूनिवर्सिटी। और वहां से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे एजुकेशन मिली, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी बीएससी। और अभी मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट, फ्लिपकार्ट में ही जॉब करती हूँ थर्ड पार्टी के थ्रू। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी नॉर्मल करने की, बट उतना आसान नहीं है, जितना आसान बोलना है उतना आसान करना नहीं है। क्योंकि डेली लाइफ में तो आपको बाहर जाना होता है, लोगों को फेस करना पड़ता है। कोई अच्छे से बात करता है, कोई फ़ील कराता है अपनी आप, कभी-कभी होता है हम कुछ बोल के भी ना कुछ फ़ील करा देते हैं, किसी को देखकर ही फ़ील करा देते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि कई बार होता है, मैं सफ़र करती हूँ तो कुछ लोग मेरे पास बैठते हैं, तो कभी-कभी उनका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो उठ जाते हैं। तो वो चीज़ें उनको नॉर्मल नहीं लगती, उनको लगता है शायद मेरा ऐसे हाथ में बर्न है तो उनको छूने से उनको हो जाएगा। तो वो जो डेली लाइफ़ है ना, वो मेरे साथ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल खुद नहीं रही अब। तो हमने हाई कोर्ट में लड़ा है, लेकिन मुझे लगता है ये ऑर्डर आने से शायद, ये अमाउंट आने से शायद मेरी लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो जाएगी। मैं अपनी लाइफ़ में जी। कुछ कर पाऊँगी उससे, जो कि मैं नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि बाकियों के लिए भी ईज़ी हो जाएगा।
क्योंकि ट्रीटमेंट सबसे पहली नीड है हमारी। ट्रीटमेंट के लिए ही मुझे 8 साल तक लड़ना पड़ा है कि मुझे ट्रीटमेंट दो, क्योंकि मैं कितना जी। ट्रीटमेंट करा सकती हूँ अपने आप पर। सर्जरी का कॉस्ट 2 लाख है और 35 सर्जरी होने के बाद भी मुझे अभी और 14 से 15 सर्जरी चाहिए। हो सकता है उसके बाद भी चाहिए हो, लेकिन अभी जी। फिलहाल मुझे इतनी सर्जरी की नीड है अपनी गर्दन को नॉर्मल करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं सुंदर हो जाऊंगी, मेरी लाइफ जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी शायद। जो मुझे अभी चलने में या अभी मुझे बोलने में या मुझे खाने में कुछ प्रॉब्लम है या मेरी गर्दन मूवमेंट नहीं करती उतना अच्छे से, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि मेरी आईज अभी भी सोते हुए ना बंद नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो उसको उसकी आईलिड की सर्जरी कराना जरूरी, ताकि वो बंद हो जाए, ताकि नॉर्मल लाइफ एक चलती रहे। तो जी। वो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल रही है। शायद ये ऑर्डर आने से शायद थोड़ा सा मुझे इजी हो जाएगा, एक विश्वास हो जाएगा मेरी गवर्नमेंट पे कि लड़कियों के लिए या मतलब हम्म। महिलाओं के लिए शायद अभी भी इंसाफ मिलता है। क्योंकि मुझे इतना सफर करना पड़ा, शायद बाकियों को उतना नहीं करना पड़ेगा। गुलनाज ने अपनी तकलीफ, अपनी यात्रा, समाज का रवैया और उनको जो भुगता उन्होंने, उसके बाद भी समाज का रवैया क्या रहा, उसके बारे में बताया। उसके बारे में अलग से कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप संवेदनशील हैं, थोड़ा जागरूक हैं, तो समझ सकते हैं कि स्त्रियां किस तरह से इस जीवन से गुजर रही होंगी। जन ज्वार, जनता की